हेलो स्टूडेंट्स। अब अगला टॉपिक आता है नीड फॉर इमेजिनरी लाइंस। अब जैसा कि हमने देखा कि हमारी अर्थ की हमने एक काल्पनिक लाइन इमेजिन करी है जिसको एक्सिस कहते हैं। इसी तरीके से हमने अर्थ में कई सारी इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं। इमेजिनरी लाइंस यानी कि काल्पनिक लाइंस, जो लाइंस दरअसल में हकीकत में हमारी अर्थ में नहीं बनी है, हमने बस अपनी कल्पना में बनाई हैं वो लाइंस, जिससे कि ज़्यादा बेहतर ढंग से काम किया जा सके, ज़्यादा बेहतर ढंग से चीज़ों को एनालाइज किया जा सके। अब ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं ये कई तरह की हैं, जैसे कि इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। हमने तमाम तरह के लैटिट्यूड्स बनाए हैं, तमाम तरह के लॉन्गिट्यूड्स बनाए हैं। अब अगर पूछा जाए कि ये तमाम इमेजिनरी लाइंस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या एनालाइज करना था हमें, ऐसा क्या पता लगाना था, तो ख़ास तौर पे हमें किसी भी जगह का लोकेशन कि वो जगह दरअसल में है कहाँ और उस जगह में टाइम क्या हो रहा है, टाइम क्या होना चाहिए, वहाँ की डेट क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए हमें बनानी पड़ती हैं इमेजिनरी लाइंस। अब आपको छोटा सा एक चीज़ समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर में कोई आना चाहता है, तो उसके लिए आप उस आदमी को अपने घर का एड्रेस दोगे। जब आप अपने घर का एड्रेस उस आदमी को दोगे तभी वो आपके घर में आ पाएगा। अब आपके घर के एड्रेस में आपके घर का नंबर होगा, पहले आपके घर के नंबर के बाद आपके कॉलोनी का नाम होगा, फिर आपके शहर का नाम होगा। जब ये तीनों पैरामीटर्स किसी आदमी को पता चलेंगे वो तभी आपके घर आ पाएगा। वो पहले आपके शहर में आएगा, फिर आपकी कॉलोनी में, तब आपके घर में। इन तीन पैरामीटर्स में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई या कोई भी पैरामीटर मिसिंग हुआ तो वो आदमी शायद आपके घर आ ना पाए, और अगर आ भी जाए तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, ढूंढना पड़ेगा उसे हर जगह आपका घर। तो अगर ये तीनों पैरामीटर्स सही किसी को भी पता चल जाए तो वो आराम से बिना भटके हुए, बिना टाइम बर्बाद किए, बिना मेहनत बर्बाद किए वो सीधा आपके घर आ जाएगा। तो 2-3 पैरामीटर्स जो होते हैं वो बहुत आसान कर देते हैं चीज़ों को। तो ये तो रही बात आपके घर की। अगर अब इस दुनिया के लेवल पे बात करी जाए, ठीक है, जो पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो यहाँ पे भी चलिए कुछ पैरामीटर्स बनाए जाएं जिससे कि जगहों को, अलग अलग जगहों को आराम से ढूंढा जा सके, वहाँ का टाइम पता किया जा सके। इस वजह से ये इमेजिनरी लाइंस बनाई जाती हैं। अब चलिए देखते हैं सबसे पहले जो इमेजिनरी लाइंस बनाई गई कौन सी थी। इक्वेटर। Equator is an imaginary line which divides the earth into two equal parts, northern and southern hemisphere। अब जो हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ एक गोल के फॉर्म में है, एक स्फीयर के फॉर्म में। तो हमारा जो इक्वेटर है, इक्वेटर, अब इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इक्वेटर वर्ड आया है इक्वेट से। इक्वेट का मतलब होता है बराबर करना, ठीक है। तो अब हमारी जैसे अर्थ है, तो इस अर्थ के मिडिल में बनाया गया इक्वेटर लाइन। इससे फ़ायदा ये होगा कि कम से कम एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी अर्थ में अब 2 हिस्से हो गए हैं। एक हिस्सा हो गया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक हिस्सा हो गया है साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कम से कम एक इमेजिनरी लाइन बनने से थोड़ा काम आसान हो गया। अब दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जिसमें नॉर्थ पोल आता है और साउदर्न हेमिस्फीयर जिसमें कि साउथ पोल आता है। अब हेमिस्फीयर, स्फीयर यानी कि गोल, हेमिस्फीयर यानी कि आधा गोल, हेमी यानी कि आधा। तो ये जो आधा हिस्सा है इसे कहा जाएगा एक हेमिस्फीयर, और ये जो ऊपर वाला आधा हिस्सा है इसे कहा जाएगा दूसरा हेमिस्फीयर। It is a very important reference line to locate places on the earth। हमारी अर्थ में कोई जगह कहाँ है उसको लोकेट करने के लिए ये बहुत खास लाइन है, इक्वेटर लाइन। अब अगला टॉपिक है लैटिट्यूड्स। तो देखते हैं लैटिट्यूड्स क्या होता है। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude and are measured in degrees।
अब हमने अपनी अर्थ के दो हिस्से बना दिए, ठीक है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, एक साउदर्न हेमिस्फेयर। अब किसी जगह को अगर हमें लोकेट करना है तो चलिए थोड़ा आसानी तो हो गई कि आप बता सको कि कोई जगह नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है या साउदर्न हेमिस्फेयर में है। अब अगर ये पता लगाना है कि कोई जगह अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो कितने नॉर्थ में है, और अगर साउदर्न हेमिस्फेयर में है तो कितने साउथ में है, ये पता लगाना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो अब इसके लिए तरीका ये होता है कि मान लीजिए किसी भी जगह के बारे में हमें पता लगाना है कि ये जगह कहाँ है, तो अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी एक एंगल बनाया जाता है कि ये जगह कितने एंगल पे लाई कर रही है, ठीक है, और ये जगह मान लीजिए 30 डिग्री एंगल पे है। अगर इस जगह के बारे में पता करना है तो इस जगह का एंगल देखना पड़ेगा। इस जगह का एंगल मान लीजिए निकल के आता है 70 डिग्री। तो इस तरीके से कहीं पे भी कोई भी पॉइंट होगा तो हम उस पॉइंट का एंगल बना के निकाल सकते हैं कि ये जो जगह है ये कितने डिग्री एंगल पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में या फिर साउदर्न हेमिस्फेयर में। अब जब भी हम कोई पॉइंट पकड़ते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये 45 डिग्री पे कोई जगह है, यहाँ पे इस जगह का हमें लोकेशन पता लगाना है, तो हमने देखा कि ये 45 डिग्री पे है और 45 डिग्री किधर है, साउथ की तरफ है। ध्यान रखना है कि जब भी कोई डिग्री होगा तो हम ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। तो अब 45 डिग्री है तो 45 डिग्री किधर, नॉर्थ या साउथ, ऊपर या नीचे। तो मान लीजिए हम नीचे की तरफ देखते हैं, तो ये जगह जो 45 डिग्री हम बोलेंगे तो सिर्फ ये जगह नहीं आएगी। अब ये क्योंकि हमारी अर्थ एक स्फेयर है तो यहाँ पे ये जो जगह होगी ये भी 45 डिग्री पे आ रही होगी, ये जगह भी 45 पे आ रही होगी, ये जगह भी 45 पे आ रही होगी, ये भी जगह देखा जाए तो ये 45 डिग्री एंगल पे ही तो है। तो इस वजह से जब भी कोई जगह पता करी जाती है कि कितने डिग्री एंगल पे है तो दरअसल वो जगह नहीं मिलती है, हमें एक पूरा सर्किल मिलता है। समझ रहे हैं? ये पूरा एक सर्किल है अर्थ के चारों तरफ, पूरा एक सर्किल, वहाँ की तमाम जितनी भी जगहें हैं सबकी सब 45 डिग्री पे हैं। यहाँ की जितनी तमाम जगहें हैं, समझ रहे हैं, ये हम दरअसल देखा जाए तो हम अर्थ के स्लाइसेस काट रहे हैं हॉरिजॉन्टली। द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब जो हमारा इक्वेटर है, जो हमारे अर्थ के बिल्कुल सेंटर से गया है, अब ये कितने डिग्री पे है, हमारे अर्थ के सेंटर से गया है तो दरअसल ये 0 डिग्री पे है। हमें मूव करना ही नहीं पड़ा, ना ऊपर ना नीचे, हम जहाँ थे हम वहीं पे हैं, क्योंकि बात इक्वेटर की हो रही है और ऑलरेडी हम सेंटर पे हैं। तो इक्वेटर जो है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को दर्शाता है। अब 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल। अब अर्थ के सेंटर से हम 90 डिग्री का एंगल बनाएं अगर, तो हमें मिलेगा अर्थ का नॉर्थ पोल। और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। अब अर्थ के सेंटर से हम साउथ की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएं तो यहां मिलेगा हमें साउथ पोल। ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। अब हमने हमारी अर्थ में स्लाइसेस बनाए हैं, पतले पतले हमने सर्कल्स काटे हैं हमारी अर्थ से। ये सब इमेजिनरी है, ठीक है। तो अब जितने भी पैरेलल्स हैं, जितने भी सर्कल्स ये बन रहे हैं, जो हमारी अर्थ के चारों तरफ ही जो सर्किल बन रहे हैं अलग अलग एंगल्स पे, ठीक है, तो जितने भी पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर हैं उन्हें कहा जाता है नॉर्थ लैटिट्यूड, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। और दे रन हॉरिजॉन्टल टू द अर्थ एंड इक्वेटर। अब ये जितने भी लैटिट्यूड्स हैं
ये हॉरिजॉन्टली चलते हैं। हॉरिजॉन्टली, अब इसको याद करने का तरीका क्या है? जब लैटिट्यूड कोई आप याद करिए कि कोई आदमी लेटा हुआ है, जब आदमी लेटा होता है तो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। तो लैटिट्यूड्स हमारे अर्थ में किस डायरेक्शन में आते हैं, किस पोजीशन में आते हैं? हॉरिजॉन्टल। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज फॉलोड बाय डिग्री नॉर्थ और डिग्री साउथ। अब किसी भी लैटिट्यूड के बारे में जब बताया जाता है, मान लीजिए जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि मान लीजिए यहाँ पे कोई जगह है और किसी एरोप्लेन के पायलट को बताना है कि ये जगह कहाँ पे है, तो हम पहले उस जगह का एंगल निकालेंगे। मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री पे है, तो हम अगर उसे बता देंगे कि 60 डिग्री एंगल पे है, तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि चलिए मान लीजिए 60 तो है, लेकिन 60 किधर, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ? क्योंकि जब हम उसे 60 बोलेंगे तो हम पहले उसे एक सर्किल बता रहे हैं कि हाँ ये एक सर्किल है अर्थ के चारों तरफ, इसी सर्किल में कहीं ना कहीं वो जगह है। लेकिन वो 60 नीचे भी हो सकता है और वो 60 ऊपर भी हो सकता है। तो इस वजह से जब भी कभी लैटिट्यूड बताया जाता है तो ये ज़रूर बताया जाता है कि वो नॉर्थ में है या फिर साउथ में है। Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil are located on parallels of about 20 degree latitude. अब दो जगहें हैं हमारे पास, पहली है चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में है और दूसरी है बेलो हॉरिजॉन्टे जो कि ब्राज़ील में है। ये दोनों ही जगहें 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं। अब 20 डिग्री लैटिट्यूड हमें नॉर्थ या साउथ नहीं बताया गया है, ठीक? तो 20 डिग्री लैटिट्यूड में हम नॉर्थ की तरफ भी ले सकते हैं। 20 डिग्री अगर हम नॉर्थ की तरफ लें तो हमें एक पूरा सर्किल मिलेगा अर्थ के चारों तरफ, जहाँ पे ये कोई भी जगह हो सकती है। और दूसरा 20 डिग्री साउथ की तरफ, यहाँ पे भी हमें एक पूरा सर्किल मिलेगा अर्थ के चारों तरफ, और यहाँ पे भी कोई भी जगह हो सकती है। अब but the former is 20 degree north of the equator and the latter is 20 degree south of the equator. अब इन दोनों में से दो जगहों की बात करी गई, चंद्रपुर और बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील। फॉर्मर यानी कि जो पहले जिसके जिक्र किया गया है, पहले जिक्र किसका किया गया है? चंद्रपुर। चंद्रपुर कहाँ है? फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। चंद्रपुर जो है वो यहाँ पे है 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ। तो ये जो सर्किल बनेगा, चंद्रपुर इस सर्किल में है, और जो ब्राज़ील की जो जगह है द लैटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के साउथ में ये जो सर्किल बन रहा है, इस सर्किल में कहीं आपको मिलेगा ब्राज़ील का ये शहर बेलो हॉरिजॉन्टे। तो इस वजह से जब भी लैटिट्यूड्स की बात हो तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है या साउथ डायरेक्शन में। और जब आपको ये क्लियर होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन में है तो आपको पूरा एक सर्किल मिलेगा अर्थ के चारों तरफ। वो जगह उस पूरे सर्किल में कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन इतना साफ है कि पूरे अर्थ में आपको चक्कर नहीं मारना है, उसी सर्किल में कहीं है। तो ये तो रही बात पहले पैरामीटर की, जो कि है लैटिट्यूड्स। As we move away from the equator, the sizes of the parallels of latitude decreases. जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं पोल्स की तरफ, भले ही नॉर्थ पोल या साउथ पोल, लेकिन हम जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं ये डिक्रीज होते हैं, मतलब छोटे होते चले जाते हैं। आप खुद देखिए, ये सर्किल है एक, जो सबसे बड़ा जो है, इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। जो बीच से जो लाइन जाती है सर्किल के, जो कि उसके सेंटर से होकर गुजरती है, ये उस सर्किल की सबसे लंबी लाइन होती है। और जैसे जैसे हम उसके ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये लाइन छोटी होती जाती है, और जब हम टॉप पे पहुंचते हैं तो लाइन बस ज़रा सी रह जाती है और लास्ट में बस एक पॉइंट बचता है, जिस पॉइंट को हम नॉर्थ पोल कहते हैं। और अगर देखा जाए कि सबसे लंबा लैटिट्यूड कौन सा है, तो ये लैटिट्यूड जो कि सेंटर से होके गुजरता है, ये लैटिट्यूड सबसे लंबा लैटिट्यूड है। अब जो लैटिट्यूड सेंटर से होके गुजरता है उसे क्या कहते हैं? इक्वेटर। तो इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड
और जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो इनका साइज छोटा होता जाता है, तो द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेस एज वी गो टुवर्ड्स द पोल्स, या फिर कह लीजिए एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से दूर जाने पे लैटिट्यूड्स घटते हैं। अब चलिए बात करते हैं इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड की। अब हमारे अर्थ में इतने तमाम तरह के लैटिट्यूड्स हैं, इनमें से कुछ खास लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में हमें खास तौर पे पता होना चाहिए। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 डिग्री, अब लैटिट्यूड्स की बात हो रही है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ध्यान रखने वाली बात है। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। तो ये जो खास लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इनके अलावा 4 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये पड़ता है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। नॉर्थ डायरेक्शन में हमारे अर्थ में नॉर्थ में कितना 23.5 एक एंगल बनाया जाए जो कि करीब करीब 23.5 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आपको एक सर्किल मिलेगा पूरे अर्थ के चारों तरफ जो घूम रहा होगा, इसे कहा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब दूसरा लैटिट्यूड जो है, हाँ एक और ख़ास चीज़, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे इंडिया से होके गुज़रता है। इन तमाम लैटिट्यूड्स में सिर्फ एक लैटिट्यूड इंडिया से होके गुज़रता है, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में कर्क रेखा भी कहते हैं। ये गुज़रता है हमारे इंडिया में गुजरात से होते हुए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए फिर बंगाल, फिर मेघालय, त्रिपुरा, ये 8 स्टेट्स, इंडिया के 8 स्टेट्स से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसके अलावा जो लैटिट्यूड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको कहते हैं हिंदी में मकर रेखा। ये ज़ोडिएक्स हैं, कैंसर और ये कैप्रिकॉर्न, ये ज़ोडिएक्स हैं। और ज़ोडिएक्स क्या होते हैं, चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था, ये कॉन्स्टेलेशंस हैं जो साल के अलग अलग हिस्सों में हमें आसमान में दिखाई देते हैं। अगर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाए तो इस पे एक पूरा सब्जेक्ट है। तो खैर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये लाई करता है 23.5 डिग्री साउथ पे। अब 23.5 डिग्री का एंगल बनाना है साउथ की तरफ, तो यहाँ पे हम बनाएंगे 23.5 डिग्री का साउथ की तरफ। यहाँ हमें एक सर्किल मिलेगा जिसको कहा जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इसके अलावा तीसरा लैटिट्यूड है आर्कटिक सर्किल, जो कि लाई करता है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे हमें मिलेगा आर्कटिक सर्किल। एंड चौथा जो लैटिट्यूड है वो है अंटार्कटिक सर्किल, जो कि लाई करता है 66.5 डिग्री साउथ पे। यहाँ पे इन दोनों के नाम में आप कंफ्यूज मत करिएगा। आर्कटिक सर्किल हमारी अर्थ में सबसे ऊपर क्या है, नॉर्थ पोल। आर्कटिक सर्किल नॉर्थ साइड में है। और अगर आपने, हमारे अर्थ में 7 समंदर हैं, 7 ओशंस, तो आर्कटिक ओशन अगर आपको याद हो वो नॉर्थ पोल के पास है, तो उससे आप याद रख सकते हैं आर्कटिक सर्किल। और हमारे अर्थ में जो साउथ पोल है, साउथ पोल में क्या है, अंटार्कटिका, जो हमारा वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स है। तो अंटार्कटिका से आप याद रख सकते हैं अंटार्कटिक सर्किल, जो कि नॉर्थ, ये साउथ पोल के पास में है। इस तरीके से आपको याद हो सकते हैं ये तमाम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब अगला टॉपिक आता है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे देश में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और हमारे देश में तो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा कम गर्मी पड़ती है। अगर आप अफ्रीका में चले जाएं, वहाँ हमारे देश से भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ गर्मी बहुत कम पड़ती है और सर्दी ज़्यादा होती है। और अगर आप आर्कटिक सर्किल को देखें, आर्कटिक सर्किल हमारी अर्थ गोल है, सबसे ऊपर नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल के पास में है आर्कटिक सर्किल।
आर्कटिक सर्किल में बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे। और इसी तरीके से जो साउथ पोल के पास अंटार्कटिक सर्किल है या अंटार्कटिक वाला एरिया है, वहाँ भी बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है? हमारी अर्थ को सूरज से गर्मी मिलती है, सूरज सबके लिए सेम है, सारी जगहों में सूरज उगता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि किसी जगह में बहुत ज़्यादा सर्दी है, किसी जगह में थोड़ी कम सर्दी है, किसी जगह में गर्मी है और किसी जगह में बहुत ज़्यादा गर्मी है? इसके रीज़न क्या हैं? तो मैं आपको बेसिकली सबसे पहले 2 फंडामेंटल चीज़ें समझाता हूँ। ये दोनों फंडामेंटल चीज़ें बहुत हद तक इफ़ेक्ट करती हैं कि किस जगह में कितनी गर्मी होगी। तो जो सबसे पहली फंडामेंटल चीज़ है वो ये है कि जब आप किसी हीट सोर्स के पास में बैठोगे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी, और आप उसी हीट सोर्स से वहीं के पास में ही बैठे रहो, लेकिन बस ज़रा सा पीछे हो जाओ। आप थोड़ा सा पीछे हो जाओगे तो आपको फील होगा कि गर्मी अचानक से काफ़ी कम हो गई है। आप कहीं पे आग जला के ये चीज़ खुद महसूस कर सकते हो। आप कहीं पे आग जलाओ और बिल्कुल करीब बैठ जाओ उसके, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, और आप थोड़ा सा पीछे हो जाओ, गर्मी अचानक से काफ़ी कम हो जाएगी। आप और पीछे हो जाओ तो गर्मी बहुत कम हो जाएगी। आप वही हो, वो आग वही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है तो गर्मी जो है वो बहुत कम हो जाती है। ये रही पहली बात। और दूसरी बात, जब हीट रेज आती हैं किसी भी चीज़ पे और हीट रेज सीधा किसी चीज़ पे टकराती हैं, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है और इस वजह से वो चीज़ सबसे ज़्यादा तेज़ी से गर्म होगी जब हीट बिल्कुल सीधा सीधा टकराएगी किसी चीज़ से। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई चीज़ थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे है और उसमें हीट टकराएगी तो हीट को थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे गिरेगी वो हीट, समझ रहे हैं? थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे गिरेगी वो हीट उस चीज़ पे, तो वो चीज़ उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो ज़्यादातर हीट रिफ्लेक्ट कर देगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो कि नेचर के लॉज हैं। अब क्योंकि नेचर में ऐसा होता है तो चलिए देखते हैं ये चीज़ हमारे अर्थ को कैसे इफ़ेक्ट करता है। अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं यूज़ करूँगा एक ग्लोब का। ये मेरे बचपन में मुझे मिला था, आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में है, लेकिन फिर भी मैं इससे समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो खैर फ़िलहाल आप ये देख लीजिए, ये ग्लोब है, ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा है, क्योंकि ये इसकी एक्सिस से टिल्टेड है, जैसे कि हमारी अर्थ टिल्टेड है। तो खैर हम बात कर रहे थे हीट की। तो जैसे ये हमारी अर्थ है, अब इधर सूरज है, सूरज से रेज़ आ रही हैं हमारी अर्थ पे। अब रेज़ जब आ रही हैं तो कुछ रेज़ हमारी अर्थ पे सीधा टकराएंगी, ठीक है, आप देख रहे हैं सीधा टकराएंगी कुछ रेज़। तो जिस एरिया में ये रेज़ सीधे टकराएंगी उस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हीट रेज़ थोड़ा सा स्लांटेड एंगल पे गिरेंगी, समझ रहे हैं? सीधा आके टकराएंगी, सबसे ज़्यादा गर्मी होगी उन जगहों पे, और जिन जगहों पे रेज़ यूँ थोड़ा सा टेढ़े एंगल पे गिरेंगी, ये वाले जो एरिया हैं थोड़े से टेढ़े एंगल पे, उन जगहों में ये जगहें हीट थोड़ा सा कम एब्जॉर्ब करेंगी, आप समझ रहे हैं? और एक और चीज़, जब हीट आती है तो ये वाले जो एरिया हैं, ये वाले एरिया जिन पे सीधा हीट नहीं पड़ रही है, ये एरिया थोड़े दूर भी हो जाते हैं, ठीक है? अब इतने बड़े लेवल पे महसूस नहीं होता कि यार कितना दूर हो रहा है, लेकिन अच्छे खासे फ़र्क आ जाता है। सबसे पहले हीट आई, यहाँ टकराएगी 90 डिग्री एंगल पे, इस जगह को सबसे ज़्यादा गर्म करेगी, और बाकी जगहें थोड़ा सा दूर पड़ जाती हैं और थोड़े से टेढ़े एंगल पे भी पड़ती हैं। इस वजह से बाकी जगहों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती जितने कि इन जगहों में। और ये जो पोल्स हैं, ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो साउथ पोल है, यहाँ पे एंगल बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है सूरज का, और ये जगहें दूर बहुत पड़ जाती हैं, इस वजह से यहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडक पड़ती है। तो ये बेसिक रीज़न है। अब चलिए बात करते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की।
between Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, the midday sun is exactly overhead at least once a year. अब जैसे कि मैंने आपको इस ग्लोब में दिखाया था, आप खुद ये चीज़ एक ग्लोब लेके देख सकते हो, समझ सकते हो। जो एरिया जिसमें रेस सीधे पड़ रही थी 90 डिग्री पे, ये दरअसल वो एरिया है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ये इस एरिया में जो मिड डे सन होता है ये एग्जैक्टली ऊपर होता है साल में कम से कम एक बार। इस एरिया में साल में एक बार कम से कम एटलीस्ट अ ईयर ऐसा होता है कि सूरज बिल्कुल 90 डिग्री पे होता है, कि सूरज की रेज बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे नीचे आएंगी। ठीक है, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर। साल में कम से कम एक बार ऐसा मौका ज़रूर आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में कि सूरज बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे होगा, आपके जस्ट बिल्कुल सर के जस्ट ऊपर। तो 90 डिग्री पे रेज वहाँ गिरेंगी। अब 90 डिग्री पे रेज वहाँ गिरेंगी तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब करेगी ये पूरा एरिया। This area therefore receives the maximum heat and is called torrid zone. अब इस जोन को कहा जाता है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म, ठीक है, जहाँ पे पानी की भी कमी हो जाए, इतनी ज़्यादा गर्मी हो। दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। सबसे ज़्यादा हीट इस एरिया में पड़ती है, जो कि एरिया पड़ता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। Beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn, the midday sun never shines overhead. अब ये जो एरिया है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाहर है इस तरफ, इस एरिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सूरज बिल्कुल सर के ऊपर 90 डिग्री पे शाइन करे, ऐसा कभी नहीं होता। तो इस वजह से जो रेज फॉल करती हैं इस एरिया में, द रेज ऑलवेज फॉल स्लांटेड। स्लांटेड यानी कि टेढ़े एंगल पे, कि ये सरफेस यूं है और सूरज की रेज यूं आ रही हैं, तो बहुत टेढ़े एंगल पे गिरती हैं इन जगहों में। एज अ रिजल्ट द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल, ये रहा आर्कटिक सर्किल। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच वाला ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में, और द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये अंटार्कटिक सर्किल, इसके बीच का ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। मॉडरेट टेम्परेचर यानी कि ना ज़्यादा कम और ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन्स। टेम्परेट, ये जो वर्ड है टेम्परेट का मतलब होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, या फिर टेम्परेट का मतलब होता है एक्सट्रीम नहीं होना, ना इस एक्सट्रीम में ना उस एक्सट्रीम में। तो टेम्परेट जोन ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। एरिया दैट लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो एरिया आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच में है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये वाला जो एरिया है, एंड द साउथ पोल एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल के बीच में ये वाला जो एरिया है, इन दो एरियाज की बात हो रही है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ? नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्किल, और साउथ पोल में कहाँ? साउथ पोल एंड अंटार्कटिक सर्किल। इन दोनों एरियाज में क्या होता है, ये दोनों एरियाज बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं, दे आर वेरी कोल्ड, और इस वजह से इन्हें फ्रिजिड जोन्स कहा जाता है। फ्रिजिड जोन्स यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडक होती है यहाँ पे, और जो भी चीज़ें होती हैं वो फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं। तो फ्रीज होने से ये वर्ड आता है फ्रिजिड। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसे। तो ये रही बात हीट जोन्स ऑफ द अर्थ की। अब